जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एडवर्स पोजेसन के बारे में। एडवर्स पोजेसन क्या है और इसका अधिकार हमें कौन सा कानून देता है, कौन सी धारा इसी अधिकार को हमें प्रदान करती है, और दूसरा, कौन व्यक्ति इसका यूज कर सकता है और कौन व्यक्ति इसके अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तीसरा, एक ऐसी संपत्ति पे इसका प्रयोग किया जा सकता है, कुछ संपत्तियां ऐसी हैं भी हैं जिन पर इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जो एग्जेम्पशन होते हैं इसके। और चौथा, हम केस लॉ का भी डिस्कशन करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट हैं इस संबंध में एडवर्स पोजेसन के बारे में, उनका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबसे ज़्यादा उठाया जाता है कि अगर किसी कोर्ट के सामने ऐसा कोई सूट चल रहा है, ऐसा कोई डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें हमको एडवर्स पोजेसन साबित करना है, तो उसके लिए क्या क्या एविडेंस देना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा, या डॉक्यूमेंट के अलावा और क्या एविडेंस ऐसा हो सकता है जो कोर्ट के सामने दिया जा सकता है और कोर्ट के द्वारा ऐसे एविडेंस को, ऐसे डॉक्यूमेंट को कंसीडर किया जाए। एडवर्स पोजेसन को आपको प्रूव करना है कोर्ट के समक्ष। तो टाइटल के बारे में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होता नहीं है, तो इस टाइटल के अलावा अब क्या क्या ऐसे एविडेंस हो सकते हैं जिनको हम कोर्ट के समक्ष दिखा सकते हैं, और ऐसे केसेज में जो कोर्ट के द्वारा कंसीडर किए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एडवर्स पोजेसन क्या है और ये हमको कहाँ से मिलता है, कौन सी धारा, कौन से कानून इसको प्रदान करता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर हमको लिमिटेशन एक्ट से मिलता है। लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 और सेक्शन 27, इसको और कंबाइंड रूप से हम स्टडी करेंगे। तो एडवर्स पोजेसन का मतलब हिंदी में होता है प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेसन एक ऐसा पोजेसन है जो प्राइवेट लैंड के संबंध में कंटिन्यूइंग पोजेसन होता है 12 साल का। अगर संपत्ति सरकारी है तो 30 साल का हो जाता है। पोजेसन जो कंटिन्यूइंग पोजेसन हो, ऐसा पोजेसन हो जो लगातार चल रहा हो। दूसरी चीज, ऐसा पोजेसन जो संपत्ति के मालिक है उसके द्वारा आपको इंटरफियर न किया गया हो, कभी आपको बीच में हटाया न गया हो, ना आपके पोजेसन को हटाने का प्रयास किया गया हो। और नेक्स्ट, एडवर्स पोजेसन एक ऐसा पोजेसन है जो कि संपत्ति के मालिक की जानकारी में हो। पोजेसन ऐसा होना चाहिए जो कि संपत्ति का जो मालिक होता है उसको इस बात की जानकारी हो कि किसी व्यक्ति का मेरी संपत्ति पर पोजेसन है। जानकारी होते हुए भी उसने आपके खिलाफ न तो कोई शिकायत करी, ना आपको कभी डिस्पोजेस करने का कोई प्रयास किया, न आपके खिलाफ कोई शिकायत करी, ना कोई सूट फाइल किया। तो इस तरह का पीसफुल पोजेसन, जिसको हम बोलते हैं पीसफुल पोजेसन, क्योंकि कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं कभी। जब कोई डिस्प्यूट ही नहीं हुआ तो ऐसा पोजेसन पीसफुल पोजेसन माना जाएगा। तो पीसफुल पोजेसन हो, कंटिन्यूइंग पोजेसन हो, दूसरी चीज। और तीसरा कि ऐसा पोजेसन उस संपत्ति के मालिक की जानकारी में हो। ये अधिकार हमको, एडवर्स पोजेसन का जो अधिकार है हमको सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 हमको प्रदान करता है लिमिटेशन एक्ट का। वीडियो पूरा देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अधूरा अगर वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आप अर्थ का अनर्थ निकाल लें। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें, जिससे एडवर्स पोजेसन के बारे में जो भी आपके डाउट है सारे क्लियर होने वाले हैं। आज कोई डाउट ऐसा रहेगा नहीं। तो इसके बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि कौन व्यक्ति इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। कुछ ऐसे एग्जेम्पशन भी हैं कि कुछ व्यक्ति इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों में सबसे पहला ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसका एजेंट हो, जो संपत्ति का मालिक है, या तो उसका एजेंट हो, या उसका सर्वेंट हो, या उसका कोई किराएदार हो। तो ऐसे 3 तरह के व्यक्ति ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि किराएदार किराएदारी अधिनियम के अंतर्गत आता है, एक किराएनामा बनता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी एडवर्स पोजेसन का दावा नहीं कर सकता। इसके पश्चात एजेंट हो सकता है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसका एजेंट या उसका सर्वेंट। तो एजेंट और सर्वेंट का जो पोजेसन होता है वो प्रॉपर्टी जो मालिक है उसकी बिहाफ पे होता है, ना कि उसके प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जे का मतलब एक शत्रुपूर्ण कब्जा होता है, मतलब उसके जो अधिकार है मालिक का, उसको अधिकार को आप चैलेंज कर रहे हैं। किराएदार का जो पोजेसन होता है, या एजेंट का जो पोजेसन होता है, या सर्वेंट का जो पोजेसन होता है, वो कभी संपत्ति मालिक के अधिकार को चैलेंज नहीं करता है। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी समझ लीजिए कि एडवर्स पोजेसन और इल्लीगल पोजेसन, कुछ लोग इल्लीगल पोजेसन, अवैध कब्जा जो होता है, उसी को एडवर्स पोजेसन मानते हैं, जबकि ये धारणा एकदम गलत है। ऐसा नहीं है। इल्लीगल पोजेसन अलग होता है। एडवर्स पोजेसन एक ऐसा पोजेसन है जिसका अधिकार हमें कानून देता है। इल्लीगल पोजेसन का जो अधिकार है उसको हमें कानून नहीं देता है।
वो तो हर तरह से लीगल है ही है, मगर एडवर्स पोजेशन की अगर कंडीशंस हैं जो अगर पूरी होती हैं तो एडवर्स पोजेशन का अधिकार हमको कानून की तरफ से दिया जाता है। इसलिए एडवर्स पोजेशन लीगल पोजेशन नहीं है। तो एडवर्स पोजेशन किन प्रॉपर्टियों पे इसका यूज हो सकता है और कहाँ इसका यूज नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ डिसीजंस हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं। उनमें ये स्पष्ट किया गया है कि किन संपत्तियों पे इसका प्रयोग किया जाएगा और किन संपत्तियों के संबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बारे में जो पहला जजमेंट है अमरेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस तेज बहादुर प्रजापति एंड अदर्स, ये 2003 का है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो SC/ST के कब्जे की भूमि है, किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे की जो भूमि है, जो व्यक्ति SC/ST की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, अगर उसकी संपत्ति पे किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा एडवर्स पोजेशन के अधिकार का दावा किया जाता है जो कि SC/ST का व्यक्ति नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में ये अधिकार उसका कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये अधिकार उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से काफ़ी पिछड़े व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जो पिछड़ेपन का फायदा है कुछ लोग उठा सकते हैं और ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्तियों की जमीन पे अपना कब्जा कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जो भूमिहीन व्यक्ति होते हैं SC/ST कैटेगरी के, उनको कुछ ज़मीनें लीज पर भी दी जाती हैं गांव सभा की तरफ से या सरकार की तरफ से। तो ऐसी जो लीज की संपत्तियां होती हैं उस पर भी कुछ व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं और ऐसे व्यक्तियों की जो SC/ST के कैटेगरी के जो व्यक्ति होते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती कि ऐसे व्यक्तियों के कुछ आवाज़ उठा सके। तो ऐसी परिस्थितियों में ये अधिकार लागू नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है इस जजमेंट के अंदर। तो ये डिस्प्ले से आप पूरा जजमेंट का डिटेल नोट कर सकते हैं और बाकी जो भी जजमेंट हम बताने जा रहे हैं सारे जजमेंट आपको डिस्प्ले पे मिल जाएंगे और सारे जजमेंट की जो लिंक है वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप उसकी डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हिंचलाल तिवारी वर्सेस कमला देवी एंड अदर्स, ये 2001 का जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, पोखरे हैं और जो सरकारी ज़मीन पे हैं ऐसी वाटर बॉडीज, तो ऐसी वाटर बॉडीज के संबंध में, जल संसाधनों के संबंध में इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एडवर्स पोजेशन के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी ज़मीनों पर या ऐसी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि जल एक मूलभूत आवश्यकता है और आम नागरिक, आम पब्लिक ऐसे जल का यूज करती है जो उसकी जीवन स्तर को, उसके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह के जो वाटर बॉडीज होते हैं, जल संसाधन होते हैं, ऐसे जो वाटर बॉडीज हैं, जल संसाधन हैं, तालाब, पोखर, झरने या और भी संपत्तियां हो सकती हैं जो पब्लिक एट लार्ज के द्वारा यूज में लाई जा रही हैं। तो ऐसी संपत्तियों के संबंध में अगर सरकारी संपत्ति है तो उस पर चाहे कितना भी पुराना कब्जा हो, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हो एडवर्स पोजेशन की, तब भी एडवर्स पोजेशन को हटाया जा सकता है और इन संपत्तियों पर एडवर्स पोजेशन के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जजमेंट है जगपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 2011 का जजमेंट है। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन आई हुई हैं, काफ़ी डिटेल गाइडलाइंस हैं। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन है वो ये जारी करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो पब्लिक यूटिलिटी लैंड हैं उन पर एडवर्स पोजेशन के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पब्लिक यूटिलिटी लैंड से तात्पर्य है जैसे कोई शमशान की ज़मीन है या कोई तालाब पोखर भी हो सकती है उसमें, या कोई स्कूल की ज़मीन हो सकती है या हॉस्पिटल की भी ज़मीन हो सकती है या इसी तरह कोई भी और संस्था हो सकती है जो पब्लिक यूटिलिटी लैंड है। तो पब्लिक यूटिलिटी लैंड की जो डेफिनेशंस है वो सारे स्टेट्स के जितने लैंड लॉ हैं उनके अंतर्गत इसकी डेफिनेशन दी गई है। जैसे अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कोड है 2006 का, उसमें पब्लिक यूटिलिटी लैंड की डेफिनेशन दी गई है। इसी तरह सारे स्टेट में लैंड लॉ हैं और लैंड लॉ के अंतर्गत पब्लिक यूटिलिटी लैंड क्या है इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। इस तरह की लैंड हो सकती है जो पब्लिक एट लार्ज के द्वारा यूज में लाई जा रही है, जो वहाँ की पब्लिक है, लोकल पब्लिक है, उसके द्वारा वो ज़मीनें या वो संपत्ति यूज में लाई जाती है, वो पब्लिक यूटिलिटी लैंड होती है। तो ऐसी पब्लिक यूटिलिटी लैंड पे इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, भले ही कितना भी पुराना कब्जा हो और एडवर्स पोजेशन की सारी कंडीशन पूरी हो रही हो,
तब भी एडवर्स पोजेशन का जो अधिकार है उसका यूज ऐसी लैंड पर नहीं किया जा सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये स्पष्ट कर दिया। इसी बीच मैं आपसे ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि इस तरह की लैंड अगर है, चाहे वो पब्लिक यूटिलिटी लैंड हो या कोई और भी लैंड हो जिस पे एडवर्स पोजेशन का अधिकार नहीं यूज होता, मगर उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को फॉलो करे बिना ऐसी जमीन से कब्जा नहीं हटाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन कर दिया कि ऐसी जमीन पे कब्जा हटाया जाए, बिना किसी प्रक्रिया के कब्जा हटा दिया जाएगा, सीधा सीधा बुलडोजर चला दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके संबंध में हर स्टेट में जो लैंड लॉ है, रेवेन्यू कोड बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत प्रोविजन रखे गए हैं। उसमें एसडीएम के यहाँ केस दाखिल किया जाएगा। यूपी में जिस तरह लैंड रेवेन्यू कोड 2006 है, उसकी जो धारा है 67, उसमें जो प्रक्रिया दी गई है उसका अनुपालन किए बिना किसी व्यक्ति को कब्जे से डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा। तो सरकारी अगर जमीन है उसे सरकार को डिस्पोजेस करना है, किसी व्यक्ति को पोजेशन अगर हटाना है तो सेक्शन 67 की प्रक्रिया का पालन जरूरी है, जिसके अंतर्गत सूट फाइल होगा एसडीएम के समक्ष गवर्नमेंट की तरफ से, और जो व्यक्ति है जिसका पोजेशन है उसको नोटिस जाएगा, उसको सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। उसको सुनवाई का मौका दिए बिना उसका पोजेशन नहीं हटाया जा सकता। उसके जो भी निर्माण कार्य हो रहा है ऐसी प्रॉपर्टी पे, उस पर बुलडोजर डायरेक्ट नहीं चलाया जा सकता। तो ये चीज अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकदम स्पष्ट कर दी गई है। इस तरह डायरेक्ट आप बुलडोजर नहीं चला सकते किसी की प्रॉपर्टी पे जब तक कि आप उसको सुनवाई का अवसर नहीं देंगे। तो इसी तरह यहाँ जैसे सेक्शन 67 है और अदर स्टेट में, सारे स्टेट्स में जो लैंड रेवेन्यू कोड हैं, जो लैंड लॉ हैं, उसमें इस तरह का प्रोविजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो कब्जाधारी व्यक्ति है उसको सुना जाएगा। उसको बिना सुने कोई कब्जा उसका नहीं हटाया जा सकता। इसके बारे में जो भी हम आपको बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि अभी 2023 में हमारा, जिसमें हम एडवोकेट थे, एक हमारा ही केस है, उसका भी हम आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये छिद्दीराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 23 जून 2023 का जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। इसके समक्ष हमने आर्गूमेंट किया था, आप इसमें हमारा नाम देख सकते हैं जजमेंट में। तो इसमें एक्चुअल में केस ये था कि जो हमारे क्लाइंट थे उनका पोजेशन था, सरकारी ज़मीन बताई जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा कि सरकारी ज़मीन है, इस पर से आपका पोजेशन हटेगा, तो उनको कोई सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। सेक्शन 67 का कोई सूट फाइल नहीं किया गया, कोई उनके पास नोटिस नहीं आया, केवल एक ग्राम सभा का नोटिस उनको दे दिया गया। जो ग्राम सभा को तो नोटिस देने की कोई अथॉरिटी ही नहीं है लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत, तो ग्राम सभा के नोटिस के आधार पर ही उनका पोजेशन जो हटाना स्टार्ट कर दिया गया। जब पोजेशन हटाने स्टार्ट किया तो इसकी अगर रेमेडी है, ये भी आप क्लियर कर लें, अगर इसी तरह का कोई पोजेशन हटाया जाता है तो उसकी रेमेडी क्या है। तो इसकी रेमेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एसडीएम के यहाँ, न डीएम के यहाँ, न सिविल कोर्ट में कहीं नहीं है। अगर इस तरह का पोजेशन बिना आपको नोटिस दिए, बिना कोई सुनवाई करे आपका पोजेशन हटाया जा रहा है, कोई बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो इसकी रेमेडी डायरेक्ट हाई कोर्ट में है, और कहीं कोई रेमेडी नहीं है, आपको सीधे डायरेक्ट हाई कोर्ट आना होगा। आर्टिकल 226 के अंतर्गत इसमें रिट पिटीशन फाइल होगी। तो रिट पिटीशन के अंतर्गत हाईकोर्ट के समक्ष ये ग्राउंड रखा जाएगा कि हमें कोई मौका ही नहीं दिया गया, जो प्रोसीजर है लैंड रेवेन्यू कोड का उसका अनुपालन किया ही नहीं गया, हमें कोई अपना पक्ष रखने का, अपना एविडेंस रखने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट एक्शन लेता है। तो ये जो जजमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कोर्ट ने तुरंत स्टे किया और हमारी पिटीशन को अलाउ किया, क्योंकि ये एकदम इलीगल एक्टिविटी है स्टेट की तरफ से कि बिना सुनवाई के, बिना नोटिस के आपका कब्जा, चाहे भले इलीगल पोजेशन हो, एडवर्स पोजेशन तो छोड़िए, एडवर्स पोजेशन तो लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, लीगल पोजेशन भी अगर होता है, अगर गवर्नमेंट लैंड होती है तो इस तरह का प्रोसीजर फॉलो करना होता है, भले ही वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। इसके अलावा 2 जजमेंट और हैं जो लैंडमार्क जजमेंट हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं, और दोनों 2019 के हैं। इसमें काफ़ी डिटेल गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित करी गई हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें पहला जजमेंट है पूनाराम वर्सेस मोतीराम 2019 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और दूसरा जो जजमेंट है वो रविंद्र कौर वर्सेस मंजीत कौर, ये भी 2019 का है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें जो गाइडलाइंस जारी करी गई हैं उन दोनों को हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें इन दोनों ही जजमेंट्स में गाइडलाइन ये जारी करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो एडवर्स पोजेशन का जो अधिकार है, इसको आप
तलवार के तौर पर यूज नहीं कर सकते, केवल इसको आप डिफेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप केवल ढाल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अर्थात अगर आपके खिलाफ आपके पोजेशन को हटाने के लिए कोई सूट फाइल किया जा रहा है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई सूट फाइल किया जा रहा है, तो इस अधिकार का प्रयोग आप अपने बचाव के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे अधिकार का प्रयोग करके आप अपने को संपत्ति का मालिक डिक्लेयर नहीं करा सकते, यानी कि डिक्लेरेटरी सूट आप फाइल नहीं कर सकते। अब डिक्लेरेटरी सूट किस सेक्शन के अंतर्गत फाइल होता है ये भी जान लीजिए। सेक्शन 34 एंड सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 34 एंड सेक्शन 39 के अंतर्गत डिक्लेरेटरी सूट फाइल होता है और परमानेंट इंजंक्शन सूट फाइल होता है। तो ऐसा सूट फाइल ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो अपने को किसी प्रॉपर्टी का मालिक डिक्लेयर कराना चाहता है। तो कोर्ट को यह अधिकार है कि वो इन धाराओं के अंतर्गत डिक्लेरेटरी सूट पर विचार कर सकता है। मगर इस अधिकार का जो एडवर्स पोजेशन का जो अधिकार है, इस अधिकार के तहत आप अपने को मालिक डिक्लेयर नहीं करा सकते। तो इसका मतलब आप अपनी तरफ से कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। आप इस अधिकार को तलवार के रूप में नहीं यूज कर सकते। आप केवल इसको अपने बचाव के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई आपका पोजेशन हटा रहा है तो आप इस अधिकार का यूज कर सकते हैं। मेरा डिस्पोजेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि एडवर्स पोजेशन है जो विधि द्वारा प्रदत्त है, एडवर्स पोजेशन का अधिकार है मेरे पास, इसलिए मुझको नहीं हटाया जा सकता। तो इसको आप अपने बचाव के रूप में, अपने डिफेंस के रूप में इस अधिकार का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये इन दोनों जजमेंट्स में, ये जो दोनों जजमेंट हैं 2019 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, इनमें ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी करी गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वहां आ जाइए। जैसा हमने अनुभव किया है कोर्ट के सामने, किस तरह के एविडेंस आते हैं, क्या क्या एविडेंस दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपके पास टाइटल डीड होगी नहीं, टाइटल का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होगा नहीं, और कोर्ट को साबित भी करना है, कोर्ट के समक्ष दिखाना भी है कि हमारा एडवर्स पोजेशन है, हमारा कंटिन्यूइंग पोजेशन है, हमारे पोजेशन को कभी चैलेंज नहीं किया गया, हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करी गई, और ऐसा जो पोजेशन है हमारा जो जमीन का मालिक है या जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसकी जानकारी में है। तो ये आपको अगर साबित करना है तो कैसे साबित करेंगे? क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि आपके पास टाइटल का तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो ये अधिकांश क्वेश्चन उठता है ऐसे केसेज में। तो जो हम आपको अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि ऐसे केसेज में ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाते हैं, ऐसे केसों में कौन कौन से एविडेंस कंसीडर किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला एविडेंस वो ये है कि ऐसे केस में एक कमीशन जारी किया जाता है कोर्ट की तरफ से। एक सरकारी कर्मचारी होता है, वो लैंड का या जो भी संपत्ति है मौका मुआयना करता है। मौके मुआयने पे जाकर वो देखता है कि वास्तव में इस संपत्ति पे पोजेशन किसका है, क्या निर्माण कार्य हुआ है, कौन व्यक्ति इसमें रह रहा है, अगर कुछ सामान रखा हुआ है तो ये सामान किसका है। ये सारी चीज़ें मौके मुआयने पर जा करके देखी जाती हैं। वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो वो रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके आधार पर यह साबित होता है कि पोजेशन एक्चुअल में किसका है प्रॉपर्टी पे। तो पहला एविडेंस ये हो गया। इसके अलावा सेकंड एविडेंस, क्योंकि कभी कभी जो कमीशन की रिपोर्ट आती है वो बड़ी मिलीजुली आती है। कभी कभी कमीशन की रिपोर्ट ऐसी आती है कि कोर्ट इससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। न तो वो ये पहुंच पाती कि कब्जा है कि न इस निष्कर्ष पर पहुंचती कि कब्जा नहीं है। तो ऐसी भी कंडीशन आती है जो हमने कोर्ट के सामने देखा है, अनुभव किया है। तो इसके अलावा सेकंड एविडेंस ये है कि जो व्यक्ति हैं आसपास के, पास पड़ोस के आसपास के, जहाँ जो प्रॉपर्टी है उसके आसपास जो व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने देखा होगा, वहाँ रहते हैं तो उनकी नज़र में ये चीज़ हो रही निश्चित रूप से होगी कि इस ज़मीन पे, इस प्रॉपर्टी पे किसका कब्जा है। तो वो व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देंगे कोर्ट के सामने, अपना बयान देंगे, अपना एविडेंस देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का बयान कराया जा सकता है कोर्ट के सामने। वो अपने बयान में ये कहेंगे कि हाँ, इतने दिनों से ये व्यक्ति लगातार कब्जे में है, बीच में कभी इसको डिस्पोजेस नहीं किया गया। कंटिन्यूइंग पोजेशन, पीसफुल पोजेशन ये इस व्यक्ति का है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के संबंध में 12 साल से ज़्यादा का है, और सरकारी संपत्ति है तो 30 साल से ज़्यादा का है। तो ऐसा व्यक्ति का जो एविडेंस है वो कंसीडर किया जाता है। तो दूसरा ग्राउंड ये हो गया, दूसरा एविडेंस ये हो गया हमारी तरफ से जो दिया जाएगा। इसके अलावा आप वहाँ रहते हैं, अगर आप वहाँ कोई काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, जो पानी की सप्लाई है उसका कनेक्शन होता है,
या कोई और सुविधा का कनेक्शन हो सकता है, तो उस कनेक्शन की जो डॉक्यूमेंट है वो एविडेंस के तौर पे यूज होता है, पजेशन का डॉक्यूमेंट होता है वो। तो इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं, चाहे वो फिक्स फ़ोन का कनेक्शन हो या लैंडलाइन फ़ोन का या फिर ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हो, टीवी का कनेक्शन हो, डिश का कनेक्शन हो, डिश केबल के कनेक्शन होते हैं, तो इससे कनेक्शन जो किए जाते हैं उसमें प्रॉपर्टी का डिटेल दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है, व्यक्ति का नाम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी डॉक्यूमेंट होना ही ज़रूरी है, नहीं, ये डॉक्यूमेंट भी देखे जाते हैं। तो इससे आप अपना पजेशन दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये कनेक्शन है और इतने दिन से मैं पजेशन में हूँ। चाहे वो कनेक्शन किसी सरकारी संस्था से दिया गया हो या प्राइवेट संस्था से दिया गया हो। हाँ, इतना है कि ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रूफ कराना होता है कोर्ट के सामने। जिस व्यक्ति की तरफ से, जिस संस्था की तरफ से ऐसा डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, वहाँ उसका बयान होता है, कोर्ट के सामने ऐसा व्यक्ति पेश किया जाता है, उस व्यक्ति का बयान होता है कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है और ये कनेक्शन मैंने दिया था। तो उससे क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट प्रूव होता है, तो ऐसा एविडेंस, ऐसा डॉक्यूमेंट मान्य होता है, कंसीडर होता है। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। कोई सामान कुछ खरीद के लाए हैं, आपने कोई सामान लाए हों आप उस जगह पे, उस स्थान पे, उस प्रॉपर्टी के संबंध में, तो वो सामान जहाँ से आपने परचेज किया है, तो परचेज की आपने रसीद बनवाई होंगी, रसीद पे डेट रहती है, कब परचेज किया, कहाँ आप ले जाना चाह रहे हैं वो सामान को, किस प्लेस पे सामान जाएगा, किस व्यक्ति के नाम से जाएगा। तो वहाँ आप रहते हैं तो अपना पूरा उस पर एड्रेस रहेगा, उस जो रसीद होगी। तो ऐसी रसीदें भी साबित करी जाती हैं, ऐसी रसीद कोर्ट के सामने कंसीडर करी जाती हैं, मगर कंडीशन वही है, ऐसी रसीद को प्रूव करा गया हो, साबित कराया गया हो। तो इस तरह का जो एविडेंस है वो कंसीडर किया जाता है कब्जे के आधार पर। उसके लिए किसी भी तरह का एविडेंस, जैसे आपने कोई पार्सल मंगाया है, कोई डाक से कोई सामान मंगाया है, कोई कोरियर से कोई सामान मंगाया है, तो कोरियर की रसीद, डाक की रसीद, पार्सल की रसीद हो सकती है। आजकल तो ऑनलाइन रहती हैं इस तरह के रिकॉर्ड कि ये कोरियर, ये डाक या ये पार्सल हमने मंगाया था, इस एड्रेस पे मंगाया था और हमारे नाम से आया, तो ये रसीद आप प्रूव करिए। कोर्ट के सामने इस तरह की रसीद कंसीडर करी जाती हैं। इससे ये पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति इस प्रॉपर्टी पे कब्जे में था, कब्जे में ना होता तो इस सामान को, इस पार्सल को अपने एड्रेस पे, इस एड्रेस पे क्यों मंगाता। तो ये भी कंसीडर किया जाता है। तो इसके अलावा और भी हो सकते हैं एविडेंस। तो इस तरह के एविडेंस कोर्ट के सामने ऐसे केसेज में जहां आपको एडवर्स पजेशन दिखाना है, ऐसे केसेज में इस तरह के एविडेंस कंसीडर किए जाते हैं। तो मैं समझता हूं इस संबंध में आपके जो भी डाउट हैं क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है और ये सारे जजमेंट जो हमने आपको बताए हैं इनकी लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये जजमेंट भी आप ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और जो भी डाउट है कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो हमने और भी बनाया हुआ है पजेशन के डिस्प्यूट के संबंध में, लैंड का जो पजेशन है उसके डिस्प्यूट के संबंध में, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ इसको हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।